नमस्कार आप सभी को। हम लोग प्रतिदिन एमटीएस का मैराथन क्लास कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बता दूं ये सिर्फ एमटीएस का ही क्लास नहीं है, इसमें अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जैसे एलडीसी का हो, सीएचएसएल, बिहार पुलिस हो, सिविल कोर्ट हो, उसका भी ये सेट प्रैक्टिस है एक तरह से, ठीक ना, उसका भी मैराथन क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, कॉपी में एक एक बात को नोट करते चलेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बताइए। अनुच्छेद ए, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद सी, है ना, अनुच्छेद 20, 21, 22, 23 किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है, ठीक ना। आप लोग जानते हैं ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। भाग 3 दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 के क्या कहता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य पढ़ाई। ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात कहता है। गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण की बात कहता है। अनुच्छेद क्या कहता है? तो अनुच्छेद कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये आता है। और बलात्श्रम और मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध की बात कहता है अनुच्छेद 23, ठीक ना। तो मूल अधिकार की हम लोग बात करें, मूल अधिकार का वर्णन भाग कितना में है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद कितना से कितना में? अनुच्छेद 12 से 35, ठीक ना। उसके बाद स्टार्ट होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में। भाग 4 नहीं, तो यहां पर जो 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत 12 से 35 तक में, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, ये आपके पास मौजूद रहा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए मूल अधिकार से संबंधित यहां पर 4 और अनुच्छेद आ रहे हैं। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 27। तो आप लोग बता सकते हैं कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 30 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 28 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के, ठीक ना, जो शिक्षा संस्थान है, जो धार्मिक शिक्षा संस्थान है, उसमें धार्मिक उपासना और प्रार्थना की बात कही गई है उसमें, ठीक ना, अनुच्छेद 28 में। लेकिन उसका अपवाद होता है कि जो शिक्षण संस्थान राज्य के निधि से चलते हो, वहां पर उपासना और प्रार्थना का जो बात है वो व्यक्ति के, छात्र के स्वेच्छा के ऊपर है, उसको जबरदस्ती है ना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 29 क्या कहता है?
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के अधिकार की बात करता है कौन? अनुच्छेद 29 और 30 दोनों। तो अनुच्छेद 30 में हम लोग पढ़े शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 30 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 30, ये आंसर होगा आपका। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो संस्कृति है, भाषाएं हैं, लिपि है, उसको संरक्षित करने की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद मिटा देता हूं क्योंकि आंसर एक ही है, आप लोग गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए ये आंसर होगा अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो धार्मिक करों के संदाय में बात करता है अनुच्छेद 27। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 2 मई 1951 को। कब हुआ था? 2 मई 1951 को। गलत है ना? बिल्कुल गलत है। बताइए 2 मई 1951 होगा? नहीं होगा। राष्ट्रीय आय समिति, ये जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 4 अगस्त 1949 ईस्वी में। ठीक है ना? 4 अगस्त 1949 ईस्वी में। और ये जो डेट देख रहे हैं 2 मई 1951, ये कौन सा डेट है? तो ये डेट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना का ये डेट है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का डेट है 2 मई 1951। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1949 को। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच पर सुबह के 7 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, बनाकर बताइए क्या आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा बताइए? ग्रीनविच पर यदि सुबह के 7 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है कि भारत का जो समय जोन रेखा है वो ग्रीनविच से, है ना, और 5 घंटे, जो भारत का समय जोन रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये भी पता है कि ग्रीनविच से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। ठीक ना? ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है? ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। तो पहले तो यहां से बना सकते, अगर ये आपको याद हो तो। ग्रीनविच से भारत का समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। दूसरा, भारत का समय जोन रेखा कितना है? भारत का समय जोन रेखा कितना है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक ना? तो ग्रीनविच पर कितना बज रहा है? सुबह का 7 बज रहा है। और ये भारत का समय जो समय पूछ रहा है, तो कितना घंटा आगे हो जाएगा? 5.5 घंटा। तो 7 में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12:30 PM। और भारत जानते हैं ना किस देशांतर में अवस्थित है? पूर्वी देशांतर में अवस्थित है भारत। और जब पूर्वी देशांतर में अवस्थित है तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। ग्रीनविच से, है ना, ये अगर आपको मैप बनाकर मैं दिखाऊं, ग्लोब, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये ग्रीनविच है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यही है प्रधान यामात्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक ना? और इसी से समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। इधर की ओर पूर्वी देशांतर और इधर की ओर पश्चिमी देशांतर है।
पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। यहां से इधर की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, इधर की ओर ऐसे जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना घटेगा बढ़ेगा ये पूरे क्लासरूम में आप लोगों को समझाए हैं, ठीक ना। 1 डिग्री जाने पर, 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का समय क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का समय क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। और इधर क्या होगा, बढ़ेगा। 15 डिग्री पर समय, 15 डिग्री आगे जाने पर समय कितना बढ़ जाएगा पूर्वी देशांतर में, 1 घंटा। कितना, 1 घंटा आगे बढ़ेगा। और पश्चिमी देशांतर पर 15 डिग्री की ओर जाएंगे तो कितना समय घटेगा, 1 घंटा घटेगा। इधर भी, इधर 1 घंटा घट जाएगा और उधर क्या होगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना कह रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा है। तो 15 डिग्री जाने पर 1 घंटा समय बढ़ रहा है। तो 82.5 डिग्री के लिए है ना, 82.5 डिग्री के लिए कितना घंटा हो जाएगा, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 बचे 75, 5 घंटा और 7.5, 75 और 7.5, 82.5, तो 7.5, 15 डिग्री का आधा क्या होता है, 7.5 होता है। तो 15 डिग्री के लिए 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री के लिए आधा घंटा। तो यहां पर कितना हुआ, 15 गुना 5 बराबर 75, और इसमें कितना 7.5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82.5 डिग्री, ठीक ना। तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 5 घंटा के लिए 75 डिग्री के लिए 5 घंटा, और 67 डिग्री के लिए आधा घंटा, तो कुल कितना हो गया, 82.5 डिग्री। तो कितना घंटा हो जा रहा है, देखिए 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, चूंकि पूर्वी देशांतर है तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 82.5, 7, 5, 12, 12:30 PM होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस समय ग्रीनविच पर क्या समय हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ग्रीनविच से भारत का समय कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और भारत का समय जो देखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो भारत में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो उस समय ग्रीनविच पर समय क्या होगा, तो 5.5 घंटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, कौन आंसर होगा इसमें से, 5, 11 है ना। 12 में से पीछे जाइए 5.5 घंटा, कौन सा हो जाएगा आंसर, ये 5.5 घंटा आगे करना है ना। तो ये लग रहा है दोनों में से ये 7:30 होना चाहिए। अब इसमें 5 घंटा क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, 5, 11, 5, 11, 5.5 घंटा कर रहा है ना, तो 7.5, और इसको 5.5 करना है। तो इसमें से घटा लीजिएगा, 12 में से 5 घंटा 30 मिनट, 0 यहां पर 30 हो जाएगा, और ये 6:30 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 6:30 AM पर क्या होगा, ग्रीनविच पर जो समय होगा तो 12 है ना, दोपहर के 12 कहां बज रहा होगा, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है। भारत का बांग्लादेश के साथ लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 34, 88, 17, 51, 40, 96 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर की सीमा बनता है, वो बनता है 4096 किलोमीटर का, कितना किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर का। अगर हम लोग बात करें भारत के बॉर्डर का सीमाओं का, ठीक ना, तो ये ना पूछ रहा है, कौन पूछा है, बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर,
ठीक ना। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि किस देश के साथ कितना लंबा सीमा बनता है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक भारत की सीमा किस देश के साथ लगता है। तो सामने आंसर है बांग्लादेश। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, बचपन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? बचपन। और बचपन में सबसे अधिक कौन हो गया? आप बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ये 4 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले है ना देशों का घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में क्या करें, उनको सजाएं। तो यहां से आप कर सकते हैं वो काम। बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितना? 4096 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, आप नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए क्या आंसर होगा? 2.42%, 3.42%, 5%, 1.24%। क्या होगा आंसर? भारत की क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ठीक ना। क्या है? 2.42% क्षेत्रफल है और विश्व का भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। विश्व में भारत का क्षेत्रफल विश्व किस कौन स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? मकर रेखा। क्या नाम होगा? मकर रेखा। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यहां मैं आपको बता सकता हूं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा हो गया, इसका वैल्यू होता है 0 डिग्री। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है ना, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या हुआ? कर्क रेखा इसको कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक ना। ये उत्तरी ध्रुव हुआ, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और ये 90 डिग्री साउथ, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। यहां पर देखिएगा 66 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर, 66 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या बोलते हैं? इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसको अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जा सकता है? मकर रेखा। यही क्वेश्चन पूछ रहे 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? तो कर्क रेखा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? अंटार्कटिका वृत्त। यही पूछ दे कि 66 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त।
नॉर्थ नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ साउथ को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के द्वारा हुआ था? आपको बताना है फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के द्वारा हुआ है। साफ साफ नजर आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा है कि आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के द्वारा हुआ था? क्या आंसर हो जाएगा? वांडीवास के युद्ध द्वारा। कब हुआ था वांडीवास की लड़ाई? वांडीवास की लड़ाई हुआ था 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में, ठीक ना? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। वांडीवास के लड़ाई में परिणाम क्या हुआ था? तो इसमें फ्रांसीसियों का भारत से क्या हो गया था? पतन हो गया था और बोरिया बिस्तर बांधकर ये अपने देश निकल गए थे। और बेदरा का युद्ध और कौन हराया था? तो अंग्रेज हराए थे। अंग्रेजों का उसके बाद यहां पर आधिपत्य हो जाता है भारत में। बेदरा के युद्ध द्वारा अंग्रेज किसको भगाए यहां से? तो डचों को भगाए। डचों का पतन भारत से किस युद्ध के द्वारा होता है? तो बेदरा के युद्ध के द्वारा होता है, ठीक ना? और प्लासी के युद्ध के बारे में तो आप लोग जानते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने आंशिक रूप से बंगाल पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, ठीक ना? और यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच। इसमें सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर और ब्रिटिश सेना का सेनापति का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और किसकी जीत होती है? तो जीत होती है अंग्रेजों की। सिराजुद्दौला हार जाता है। गद्दी पर किसको बैठाया जाता है? मीर जाफर को बैठाया जाता है, ठीक ना? और इस तरह से आप देखिएगा कि अंग्रेजों का यहां से बंगाल पर आंशिक रूप से शासन स्थापित हो जाता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? देखिए इसमें 3 डेट दिया हुआ है। इसमें 3 डेट दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक ना? कितने कर्नाटक युद्ध? 3 कर्नाटक युद्ध। और संबंध किससे था? तो संबंध था अंग्रेज और फ्रांसीसियों से, ठीक ना? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में।